नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच, आप लोगों के सामने आपसे सीधे मुखातिब हूं। दोस्तों, आज का मुद्दा संसद में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये सब आप देख रहे हैं। लोगों को संसद से बाहर निकालकर कुछ ऐसे कानून पास करवा लेना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जो अडानी के हित में हो। ये संसद की बात है, लेकिन बात आज कुछ और आपके सामने रखना चाहते हैं। सुना है कि सोशल मीडिया से ही कि इंडिया गठबंधन ने भी अब यह तय कर लिया है कि वो ईवीएम से चुनाव नहीं लड़ेगा, ईवीएम का बहिष्कार करेगा, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करेगा, ईवीएम के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा निकालेगा, ईवीएम के विरोध में जितना संभव है सारी पार्टियां मिलकर यानी इंडिया गठबंधन उसका विरोध करेगा। इतने आसानी से मोदी जी भी मान नहीं जाएंगे। आपको पता है, आप देख रहे हैं किस नंगई तक अपने हितों को साधने के लिए नरेंद्र मोदी उतर जाते हैं। वो आपको संसद से भी एक उदाहरण सामने है। कुछ खतरनाक और गलत और अडानी को लाभ पहुंचाने जैसे मुद्दों पर, उन मुद्दों का बिल और अपने दुश्मनों को कैसे, अपने राइवल्स को, अपने विरोधियों को, अपने वैचारिक विरोधियों को, राजनीतिक विरोधियों को कैसे सेटल कर दिया जाए, कैसे दबा दिया जाए, कैसे जेल में डाल दिया जाए, इसके लिए भी कानून बनाने के चक्कर में हैं। जिसके लिए ये पूरा नौटंकी संसद में चल रहा है, जिसके लिए आपने हमारे धनखड़ जी की कॉमेडी आप देख रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अब यह कह रही है कि जाटों का अपमान हो गया। वैसे भी 700 किसान मार दिए गए, मर गए, उनमें भी जाट थे। उनको किसान मानने के लिए तैयार नहीं हुए, उनको संसद में श्रद्धांजलि तक नहीं देने दी। वो जाटों का अपमान नहीं था। खैर, इस तरह के कामों के लिए तो नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं। जितना चाहे अराजकता कर लो, फैला लो, बाद में भूल जाओ, बाद में झूठ बोलो, बाद में वगैरह। खैर, झूठ से ही तो उनकी राजनीति है, झूठ ही उनकी दुनिया है। लेकिन आज जो मुद्दा है मेरे दोस्त, वो है ईवीएम का। अब इंडिया गठबंधन भी कमर कस चुका है ईवीएम का विरोध करने के लिए। मुझे जो रिस्क नरेंद्र मोदी ने अपने आप को बचाने के लिए, मैंने पहले भी कहा था जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान खास करके टारगेटेड इन तीनों राज्यों के बारे में, कि इन्हें नरेंद्र मोदी न्यायिक, मतलब जो मेरिट पर जो रिजल्ट आएगा उसको स्वीकार करेंगे, हैकिंग नहीं करवाएंगे और कांग्रेस की सरकार बनने देंगे। लेकिन उनके अपनी पार्टी में ही उनका इतना तगड़ा विरोध होने लगा, उनके खिलाफ इतनी साजिशें सामने आने लगी, या यूं कहें कि ऐसा लगा कि अगर नरेंद्र मोदी इन तीन राज्यों को हार जाते हैं तो बड़ा मुश्किल होगा कि उन्हें अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में बचाए रखना और खास करके प्रधानमंत्री कैंडिडेचर डिक्लेयर करवाना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से। यह मुश्किल काम था, जिसके लिए उन्होंने रिस्क लिया और इन तीन राज्यों में हैकिंग करवा करके चुनाव जीता और सरकार बना ली। लोगों का मुंह बंद कर दिया, जिसको ठिकाने लगाना था लगा दिया। अब जो संभावनाएं थी, मैंने जो कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी प्लान बी पर जाते हैं, ऐसा रिस्क लेते हैं और इन तीनों राज्यों के चुनाव में अगर ईवीएम हैक करके चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं किसी कारण बस, जो कि संभावनाएं बन रही हैं, मैंने मेरे हर वीडियो में यह संभावना मैंने बताई थी, तो जो कि नरेंद्र मोदी वही किए और करना पड़ा मजबूरन। लेकिन अब उसका परिणाम यह है कि पूरा देश ईवीएम के खिलाफ हो चला है। किसी को भी, अंधे को भी दिखाई देता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव में ईवीएम हैक करके ही नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीता है, क्योंकि उनके अपनी गोदी मीडिया, अपनी डाबर मीडिया भी बोलने लगी थी कि बड़ा मुश्किल है। उनके बोलने का मतलब बड़े संकोच से बोल रहे थे। इसका अर्थ यह है कि कंप्लीट फुल मेजॉरिटी से इन तीन राज्यों में कांग्रेस आ रही थी, जिसे नरेंद्र मोदी ईवीएम के जरिए रोका। अब ईवीएम पर सवाल खड़ा हो गया, जो बचाना चाहते थे, जिसके बारे में मैं कह रहा था कि नरेंद्र मोदी ईवीएम पर सवाल ना खड़ा हो इसलिए वो रिस्क नहीं लेंगे, रिस्क से बचने की कोशिश करेंगे, इन तीनों राज्यों को हारेंगे। लेकिन जब उनके पर बनाई, जब
आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में ही उनके खिलाफ लोग सामने आने लगे, उनके अपने अस्तित्व, अपनी राजनीति पर खतरा मंडराने लगा, तो उन्होंने अंत में उसे दबाने के लिए इन तीनों राज्यों में ईवीएम से हैकिंग करवा करके चुनाव जीता और सरकार बना ली। बात अब उसके आगे, यह बात हर आदमी समझता है, देश का भारतीय जनता पार्टी का हर आदमी समझता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता समझते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के वोटर समझते हैं, वहां के बीजेपी के भी नेता समझते हैं, आरएसएस भी समझते हैं, सब जानते हैं कि यह हैकिंग के जरिए मोदी ने चुनाव जीता है, अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी में, और अपने डिक्लेयर्ड कैंडिडेचर माने जो लाल किले से बोल चुके हैं पहले से ही कि मैं ही अगली बार भाषण दूंगा, उसको कायम रखने के लिए उन्होंने ये रिस्क लिया। लेकिन अब वो रिस्क हो गया। 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होगा। अगर पूरी ताकत से विपक्षी पार्टियां और कांग्रेस और जितने भी उनके साथ हैं, या जो भी नरेंद्र मोदी की नीतियों को गलत मानते हैं, अगर वो पूरी ताकत लगाकर ईवीएम का विरोध करेंगे तो ईवीएम को रोका जा सकता है, ईवीएम को हटाया जा सकता है, बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जा सकता है। और यही सबसे बड़ा खतरा नरेंद्र मोदी के लिए है, क्योंकि अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है, तो 101% गारंटेड नरेंद्र मोदी का जाना तय है। और यही नरेंद्र मोदी नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें उनके कंधों पर अडानी बैठा हुआ है, उनके कंधों पर उनके अपने पाप जो इस देश के साथ किए हैं, किसानों के साथ किए हैं, गरीबों के साथ किए हैं, मजदूरों के साथ किए हैं, बेरोजगारों के साथ किए हैं, आम आदमी के साथ किए हैं, उस पाप से वो कैसे बच पाएंगे, उस पाप को वो कब तक ढो पाएंगे, और उस पाप के नीचे दब जाएंगे। इसीलिए वो चाहते हैं जब तक वो इस कुर्सी पर बैठे हैं, जब तक वो प्रधानमंत्री हैं, तभी तक वो राजनीतिक रूप से सुरक्षित हैं। अडानी भी सुरक्षित है, मोडानी भी सुरक्षित है, और मोदी का जो मिशन है, मिशन जूनागढ़, यानी पूरा भारत जूनागढ़ियों के कब्जे में हो, उनकी सत्ता हो, कुछ गुजरात के माफिया जो देश में भी हैं और भागकर विदेश में भी गए हैं, उनका वर्चस्व हो भारत पर, ऐसी व्यवस्था नरेंद्र मोदी लाने की कोशिश में हैं, ऐसा चाहते हैं, ऐसा करेंगे। लेकिन अब उसमें बाधा है कि देश अब जाग चुका है। अब एक शब्द में अगर कहा जाए कि नरेंद्र मोदी फंस गए, नरेंद्र मोदी ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ईवीएम हैकिंग के जरिए चुनाव जीत करके फंस गए, और यही वो धोखा देना चाहते थे लोगों को, पूरे देश को। वो इन तीनों राज्यों को हारना चाहते थे और ईवीएम पर सवाल ना उठे इस कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन फाइनली जब उन्हें लगा कि वो खुद खतरे में आ गए हैं, उनका राजनीतिक करियर खतरे में पड़ने वाला है, तो उन्होंने अपना अंतिम दांव चल दिया। ईवीएम के जरिए वो तीनों राज्य जीते। अब नरेंद्र मोदी के लिए ईवीएम को बचाना नामुमकिन है, अभी जो देखने में लग रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, नंगाई पर उतर आएंगे, चुनाव आयोग को हैक कर लेंगे, चुनाव आयोग पर ही कब्जा कर लेंगे, शायद संसद में कुछ इस तरह का कानून बना लें। इसी पीरियड में जो अभी चल रहा है, धमाचौकड़ी जो मची हुई है, सांसदों को बाहर निकाल करके अंदर कानून बनाए जा रहे हैं, तो इस के जरिए हो सकता है कोई ऐसी व्यवस्था कर लें कि चाहकर भी चुनाव आयोग कुछ न कर पाए। कोशिश यह निश्चित है कि अब नरेंद्र मोदी को भी पता चल चुका है कि अब ईवीएम को बचाना मुश्किल है। अब ईवीएम को बचाना मुश्किल है, यानी उन्हें अपने आप को बचाना मुश्किल है। अब उन्होंने रिस्क तो ले लिया, अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में प्रासंगिक तो बना लिया, अपना दबदबा भारतीय जनता पार्टी में कायम रखने में कामयाब हो गए। लेकिन जब ईवीएम नहीं बचा पाए, जब ईवीएम नहीं बचा पाएंगे आगे की लड़ाई में, तो हारना तय है। और यही डर नरेंद्र मोदी को सता रहा है। इसी व्यवस्था में नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं। अब एक संदेश पूरे देश को, पूरे देश की जनता को, पूरे सोशल मीडिया को,
पूरे राष्ट्रवादी लोगों को, जो राष्ट्र के प्रति समर्पण के साथ सोचते हैं, देखते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए, पूरे मतलब एनडीए गठबंधन को, जितने भी छोटे बड़े दल हैं जो एनडीए में नहीं है, उनके लिए भी ये संदेश है कि अगर आप अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आगे चुनाव भी हो, अगर आप चाहते हैं कि लोकतंत्र बचा रहे, अगर आप चाहते हैं कि संसद बचा रहे, अगर आप चाहते हैं कि भारत की एकता, अखंडता, अस्मिता सब कुछ बची रहे, तो आपको बाहर निकल करके, सड़क पर उतर करके ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करना होगा। या अगर आप सीधे सड़क पर नहीं उतर सकते तो कम से कम जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, जैसे हैं, ईवीएम पर जो भी कर सकते हैं, आंदोलन के जरिए आंदोलन का समर्थन, आंदोलन के में हो रहे आंदोलन का लोगों तक पहुंचाना, या सोशल मीडिया के जरिए आंदोलन को समर्थन देना, आप जो भी कर सकते हैं ईवीएम के खिलाफ कीजिए खुलकर। इट्स डू और डाई, करो या मरो। अगर ईवीएम रह गया तो मोदी प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे, अगर ईवीएम गया तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, और अगर ईवीएम रह गया, नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, तो देश, पूरा देश आपके हाथों से निकल जाएगा। जब आप सोच के देखिए, इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने देश के सारे संस्थानों को अडानी यानी मोडानी के कब्जे में कर दिया है। सारे, कोयला हो, बिजली हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, पोर्ट हो, सीमेंट हो, जिन कृषि संयंत्र हो, पानी हो, जिन चीजों पर कर सकते थे, भारत के सारे संसाधनों पर मोडानी ने कब्जा कर लिया। यानी नरेंद्र मोदी और अडानी मिलकर के पूरा कब्जा कर चुके हैं। बचा बहुत कम है। आगे क्या करेंगे ये अगर आप समझें तो निश्चय ही एक वक्त ऐसा आएगा जब देश आंदोलन करेगा, देश विरोध करेगा, जब ये फेडरलिज्म सिस्टम पर हमला करेंगे, फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला करेंगे, राज्यों की स्वायत्तता पर हमला करेंगे, तब एक भयंकर आंदोलन शुरू होगा। उस समय उस आंदोलन को दबाने के लिए ये अग्निवीर तैयार कर रहे हैं, जो वहां से निकलेंगे तो अडानी के प्राइवेट सिक्योरिटी में भर्ती होंगे, जिन्हें बंदूकें थमाकर हमारे और आपके ऊपर चलवाया जाएगा। जो अंग्रेज कर चुके हैं वही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टाइल में मोडानी एंड कंपनी, अडानी एंड कंपनी, अडानी ग्रुप या मोडानी यानी मोदी और अडानी मिलकर भारत के साथ करेंगे। आप हम कुछ भी नहीं करने की स्थिति में आ जाएंगे, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इस बात को गंभीरता से, गहराई से समझिए, समझने वाली बात है। और मैं ये नहीं कहता कि मैं जो कह रहा हूं वही अंतिम सत्य है। इसके पीछे और भी खतरनाक सत्य हो सकते हैं जिनके प्रति आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन्हें बाहर निकालें, या आप उन पर रिसर्च करें, या आप उन पर अध्ययन करें, समझें, जानने की कोशिश करें। जो कुछ बचा है वो भी अडानी के हवाले यानी मोडानी के हवाले कर दिया जाएगा, जो अभी तक बचा है। वैसे भी आप समझ रहे हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्री हुआ, चाहे बिजली हुआ, चाहे कोयला हुआ, चाहे पानी हुआ, चाहे कृषि संयंत्र हुआ, चाहे उर्वरक हुआ, चाहे सीमेंट हुआ, एयरपोर्ट, पोर्ट, सब चीज़ जब उनके कब्जे में है तो वो जो चाहेंगे वही होगा। आप और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी तो कम से कम आंदोलन करके ईवीएम को हटाकर नरेंद्र मोदी को हटाने के एक चांसेस आपके पास हैं, और अगर इसे आपने खो दिया तो फिर कोई चांस नहीं है आपके पास अपने आप को बचाने का। मैं नेताओं के लिए कह रहा हूं, आपको अपने आप को बचाने के लिए लड़ना होगा। मजदूरों को कह रहा हूं, किसानों को कह रहा हूं, विद्यार्थियों को कह रहा हूं, आम आदमी को कह रहा हूं, मध्यवर्गीय लोगों को कह रहा हूं, सबको मिलकर सामने आकर लड़ने का वक्त आ गया है। ईवीएम को हटाने का वक्त आ गया है। ईवीएम हटेगा तो ही नरेंद्र मोदी हटेंगे, और तो ही आप सुरक्षित रह पाएंगे, ये देश सुरक्षित रह पाएगा। ये मेरी समझ है।
जो मैं देख रहा हूं, जो मैं समझ रहा हूं, जिस पैटर्न पे नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, जिस पर मैंने कई बार इशारा किया है कि आखिर मोडानी ने पोर्ट क्यों खरीदा? जब चाहे किसी का माल रोक दें, नहीं आने देंगे देश में। मोडानी ने एयरपोर्ट क्यों खरीदा? जब चाहे बाहर से माल भी ना आने दें और लोगों को भी आने जाने से भी रोक सकते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट उनका होगा। मोडानी ने रोड पर काम क्यों किया? रोड क्यों खरीदा? रोड पर कब्जा क्यों किया? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो भी उनका हो वही चल पाए और किसी का नहीं। कुछ गुजराती चोर जो हैं उनके अपनी गिरोह में, वो उनके लिए वो थोड़ी बहुत छूट दें तो दे सकते हैं। उसी तरह से बिजली जिसको चाहे देंगे और जिसको नहीं देंगे उसका उद्योग बंद हो जाएगा। जब बंद हो जाएगा तो अपने आप दे देगा। अभी तक तो स्थिति ये रही है कि मोडानी गन पॉइंट पर ईडी, सीबीआई, आईटी का सहारा लेकर लोगों से उनकी कंपनियां छीनकर कब्जा कर रहे थे, लेकिन आगे ऐसा उन्हें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो उनकी सांसें रोक देंगे, किसानों को संयंत्र नहीं देंगे, किसानों को उर्वरक नहीं देंगे, किसान खेत बेचने पर मजबूर हो जाएगा, किसानों को बिजली नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, इधर उद्योगपतियों को बिजली नहीं देंगे, वो बंद करने के लिए मजबूर हो जाएगा। किसी को इंपोर्ट करने के लिए पोर्ट अवेलेबल नहीं होगा तो कोई बाहर से भी बिजनेस क्या कर पाएगा? आप सोच सकते हैं, ये सारी एक खतरनाक प्लान के जरिए ये इंप्लीमेंट किया गया, ये सब किया जा रहा है, किया जाएगा आगे भी। अगर आपकी बौद्धिक क्षमता इतनी है, अगर आप सचमुच इसको गंभीरता से समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, आपको भी दिखाई दे रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है देश के प्रति, देश को बचाने के प्रति। ऐसा नहीं होगा, यह आपका सोचना गलत है। एक व्यापारी जब जमाखोरी करके 10 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए किसानों से टमाटर लेकर आपको 300 रुपए तक बेच लेता है, वो आपका क्या हाल करेगा? जो जमाखोर व्यापारी अडानी जैसा तिलहन, दलहन, दाल और तेल और खाद्यान्न मार्केट से, बाजार से पूरा का पूरा उठा करके अपने गोडाउन में भर देता है और 3 गुना दामों में 10 गुना दामों तक बेचता है। आप देख लीजिए दाल का दाम क्या है, तेल का दाम क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। कभी लहसुन 300 रुपया, 400 रुपया किलो रहता है, तो कभी आधी 300-400 रुपया किलो रहती है, तो कभी नींबू 300-400 रुपया किलो रहता है, तो कभी टमाटर, तो कभी आलू, कभी प्याज। और ये सब कुछ यही जमाखोर अडानी जैसे लोग करते हैं, जो अपने सॉइलों में, अपने गोडाउनों में भर लेते हैं और बाद में आपको बेचते हैं ऊंचे दामों पर। आप सोचिए, जो इतने नृशंस होते हैं पैसा कमाने के लिए, वो आपको कब और कहां छोड़ेंगे? अगर आप सोचें, कभी कभी कोई कह देता है कि ऐसा थोड़ी हो सकता है कि वो एयरपोर्ट पे नहीं उतरने देंगे। आपसे निवाला छीनकर अपने जेबों में भर लेते हैं और ऊंची कीमत पर आपको बेचते हैं। आप मजबूर होते हैं अपनी कमाई लुटा करके अपने आप को जिंदा रखने के लिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या कर सकते हैं। यह बिल्कुल सच है कि एयरपोर्ट, पोर्ट, रोड, रेलवे, बिजली, कोयला, सीमेंट रोक देंगे, आप तक नहीं पहुंचने देंगे, आपकी सांसें रोक देंगे और हर तरह से एक एक को खत्म करेंगे। किसानों को अगर बिजली, पानी, खाद और संयंत्र ना मिले तो किसानी नहीं कर पाएंगे, अंत में उन्हें खेत बेचना पड़ेगा। यही मोडानी करेंगे आगे चल करके। इस तरह के खतरनाक खेल ना खेला जाए। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी कह रहा हूं, आज भले ही आपको यह लग रहा होगा कि कहीं आपको कोई मंत्री पद मिल जाएगा, कहीं आपको टिकट मिल जाएगा, आप विधायक या एमपी बन जाओगे। अगर ऐसा लग रहा है और ऐसा होता भी है तो वो कितने दिन तक चलेगा? फाइनली आपको भी उन्हीं की गुलामी करनी पड़ेगी।